सो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज जैसा कि हमने बोला था कि हम एनसीईआरटी को शुरू करेंगे, तो आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी वीडियो का पार्ट 1। ठीक है। अब एनसीईआरटी का महत्व तो आपको पता होगा, और हम पढ़ा रहे हैं विज्ञान कक्षा 9 से। कभी भी हम आईएएस की तैयारी करने जाते हैं या एसएससी की तैयारी करने जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले ये बोला जाता है कि आप पहले एनसीईआरटी को रेफर करो। उसके बाद जो अलग सी बुक्स आती हैं, लक्ष्मीकांत हो गई या कोई और हो गई, वो उसके बाद वो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन पहला क्या होता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। तो उसी क्रम में आज मैं आपको विज्ञान कक्षा 9 की बुक पढ़ाऊंगा। तो पहले थोड़ा इसकी विषय सूची देख लेते हैं। तो ये है इसकी विषय सूची। इसमें 15 चैप्टर हैं टोटल, और हम इसको इसके बाद क्लास 10th की लेंगे, लेकिन इसको हम पार्ट बाय पार्ट चलाते रहेंगे। ठीक है। तो इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखें। आज हम करेंगे शुरू चैप्टर 1। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 1। इससे पहले यहाँ पे आ रखा है भारत का संविधान की, यहाँ पे इसकी उद्देशिका दे रखी है। ठीक है। तो अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये उद्देशिका आपको पूरी रटी होनी चाहिए। ये कभी भी पूछ सकता है और कहीं से भी पूछ सकता है इसको। ठीक है। तो यहाँ पे हमको बचपन से ही ये एक एहसास दिलाया जाता है कि आगे काम आने वाला है। तो ये आप देखना और इसको ठीक से पढ़ लेना एक बार। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1, हमारे आसपास के पदार्थ। वीडियो में हम मेन फैक्ट्स देखेंगे बस, जो कि एग्जाम में हमको मदद करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पूरा पढ़ने बैठ जाएं, तो सिर्फ मेन फैक्ट्स देखेंगे। अब जैसे कि शुरू हो गया चैप्टर, और ये है हमारा पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप क्या होता है? जो वो अपने मूल अवस्था में रहता है। ठीक है। पदार्थ पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कैसे बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं थी। ये पहले की बात बता रहे हैं कि पहले क्या थी, दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह क्या होता है, सतत होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का ये कहना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे क्या हो गई, दो विचारधाराएं बढ़ गई। आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा है इन्होंने। एक बीकर ले रखा है, इसमें 100 ml वाटर ले रखा है। 100, इसमें आधा ये जल से भर रखा है। नमक और शक्कर इसमें डाल रखा है, और अपने अनुसार इन्होंने इसमें जल में बदलाव कर रखा है। और फिर इन्होंने क्या किया, इसको गर्म किया। ठीक है। कांच की छड़ से घोला और इसको गर्म किया। तो उसके बाद इन्होंने देखा कि क्या हुआ कि पानी जो है धीरे धीरे हवा में उड़ते गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लाख द्वारा आवर्तित किए गए जल के कण। यहाँ पे क्या हुआ है, जो कण हैं हमारे, वो आवर्तित किए जा चुके हैं। जब हम जल में नमक घोलते हैं, तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित होते हैं। तो यानी जो नमक के कण हैं, वो जल के जो कण होते हैं उसके बीच में जो रिक्त स्पेस होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, वो बैठ जाते हैं। ठीक है। अब अगला देखिए क्या लिखा है इसने, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि ये पदार्थ के जो कण होते हैं कितने छोटे होते हैं। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होते जाता है, फिर भी पानी रंगीन ही नजर आता है। ठीक है। इन्होंने यहाँ पे 100 ml में क्या घोला, पोटेशियम पर मैग्नेट घोला। ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको छाना छाना, तो यहाँ पे कितनी बार छान लिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वापस पानी जैसा हमको दोबारा ये नहीं मिला। तो ये बोला है कि पानी पदार्थ के कण कितने छोटे हो सकते हैं, इससे पता चल रहा है कि वो कितना घुल गया पानी में।
ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, इनके जो गुण क्या होते हैं, अब हम इनके गुण देखेंगे। ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये हमने देख लिया है। ठीक है। अगला देखते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है पॉइंट 3 है इसमें, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लेकिन बस बात यह है कि वो सेम होनी चाहिए, एक ही कण। यानी पानी के कण पानी के कण को ही आकर्षित करेंगे। अगला देखते हैं इसमें इन्होंने आगे क्या दे रखा है। पदार्थ की इन्होंने अब अवस्थाएं दे रखी हैं। ये तो आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि ठोस, द्रव और गैस हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। बेसिकली 3 होती हैं, और अगर हम थोड़ा डीप पढ़ेंगे तो 5 होती हैं। ठीक है। एक प्लाज्मा होती है और एक रमन प्रभाव और वगैरह आपने पढ़ा होगा। चलो वो हम आपको फिर बताएंगे अभी आगे। तो पहले इसने दे रखा है ठोस। ठोस अवस्था दे रखी है। तो ठोस अवस्था आप सभी को पता है कि इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इसका आकार रेखांकित। तो यहाँ पे देखते हैं इसने पहले क्या देखा, निम्न वस्तुओं को एकत्रित करें। क्या? पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़ी, इनको एकत्रित करें। तो ये बोल रहा है उपरोक्त तो सभी उदाहरण ठोस के हैं। तो ये हम पेन जो भी यहाँ पे उदाहरण रखे थे वो सब ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है। तो यानी ठोस का एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। ठीक है। और मेन बात यह है कि बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। यानी अगर हम बाहर से कोई बल लगा लें तब भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं। बस ये हो सकता है कि अगर आप बल लगाते जाओगे तो ठोस टूट जाएगा, लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है। ठीक है। इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? तो ये हमारे काम का है नहीं, ये सभी ठोस ही हैं। बराबर लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार नहीं बदलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में ये वहाँ पे बोला है वस्तुएं एकत्रित करें। जल, खाना पकाने वाला तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। तो ये क्या है, सब द्रव के उदाहरण हैं। द्रव का ना ही आकार होता है, ठीक है, और ना ही, लेकिन क्या होता है, इसका आयतन होता है। इसका कोई आकार, कोई फिक्स आकार नहीं है कि ये द्रव होगा। द्रव को हम जग में रखेंगे तो जग का शेप ले लेगा, थाली में रखेंगे तो थाली का शेप ले लेगा। ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में भी हम इसको रखेंगे उसी बर्तन का ये आकार ले लेगा, लेकिन इसका आयतन फिक्स होता है। जैसे 1 लीटर पानी है तो वो मग में भी 1 लीटर रहेगा और बाल्टी में भी 1 ही लीटर रहेगा। ठीक है। तो ये बात आप नोट करें। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुसी गोली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों विस्तरण संभव है। कि जो द्रव में है, द्रव में हमारा ठोस, द्रव और गैस तीनों का क्या हो सकता है, विस्तरण हो सकता है। ठीक है। द्रव अवस्था में पदार्थ का कण स्वतंत्र रूप में गति करते हैं। जो हमारी द्रव अवस्था होती है उसमें पदार्थ के कण स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना कि ठोस के कण होते हैं उनमें द्रव की अपेक्षा रिक्त स्थान क्या होता है, अधिक होता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था के लिए इसने बोल रखा है 3 सिरिंज लें और इसके सिरों में रबड़ बांध रहे हैं। आपने देखा कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता मतलब जब हम इसको प्रेस करते हैं, कंप्रेशन काफ़ी अधिक होता है। हमारे घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी सिलेंडर होता है ना हमारे घरों में,
वो उसी की बात कर रहे हैं। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का उपयोग होता है। आप दिल्ली में चले जाओ, वहाँ हर कोई गाड़ी जो है सीएनजी पे ही चलने लगी है अब, ठीक है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है होने से गैसों के अत्यधिक आयतन के कारण कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। तो यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह हम संपीड़ित भी कर सकते हैं। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा भी जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं अरे किचन में क्या पक रहा है। हम पहले ही दूर से ही सूंघ के बता देते हैं ना, हमको खुशबू आती है कि आज अच्छा ये बन रहा है। बस यही बोल रखा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे ये बोलना है कि जो हमारी गैस की जो तुलना है वो हमको ठोस और द्रव के मिश्रण से करनी है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि ठोस और जो द्रव है हमारे ये विस्तरण तो करते नहीं है। द्रव तो चलो कर भी लेता है, लेकिन ठोस हमारा हवा में तो कम से कम नहीं जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसने एक डायग्राम से समझा रखा है। ये है ठोस, इसके कण देखो आप, ठीक है। इसके कण देखो, ये हैं इसके कण, और देखो कितने पास पास हैं, ठीक है। पूरे चिपक चिपक रखे हैं। और लेकिन द्रव में क्या है, इसके कण थोड़ा दूर दूर हैं, फैल रखे हैं। और गैस में तो भाई बात ही मत करो, इतने दूर है कण की, बहुत दूर है, ठीक है। ए, बी तथा सी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तो इसमें हाँ तीनों को दिखा रखा है, ठोस और द्रव और गैसों की तीनों की अवस्था दिखा रखी है। तीनों अवस्थाओं के में कणों की गति को देखा जा सकता है। यहाँ पे कण कैसे मूव कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं और उसकी तुलना भी की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद ये बोलना है क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, लेकिन कभी बदलता है कभी नहीं भी बदलता है, ठीक है। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। हमने देखा था ना कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस जैसे कि बर्फ में, द्रव जैसे कि जल, और गैस जैसे कि वाष्प में। तो बर्फ का एक टुकड़ा ले लो, उसको थोड़ा गर्म करो तो जल बन जाएगा, थोड़ा और गर्म करो तो जलवाष्प बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा ना, अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, पदार्थ अवस्था की परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये हमसे पूछ रहे हैं तो इसको हम अभी जवाब देंगे। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, जब हम लिमिटेड उसको करेंगे, जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा तो बर्फ बन जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा तो वो पानी हो जाएगा। और जब एक बार वो हमारा 100 डिग्री से ऊपर चले गया उसके बाद वो हवा में उड़ जाएगा। यहाँ पे इसने यहाँ पे दे रखा है थर्मामीटर, कांच की छड़, बीकर, ये इसने दे रखा है, आप इसको गर्म करके दिखा रखा है। और यहाँ पे हमको एक और यहाँ पे मिलता है पॉइंट, किसी ठोस का गलनांक, गलनांक में जहाँ से वो पिघलता है, ठीक है। गलनांक किसको बोलते हैं, जहाँ से वो पिघलता है, गलना बोलते हैं ना हम, तो वही है बस। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो जो गलनांक है वो क्या दिखाएगा, हमारा जो कण है उनके बीच का जो आकर्षण बल है उसके सामर्थ्य को दिखाएगा। आकर्षण बल मतलब जो एक दूसरे को खींचने की उनकी क्षमता है। बर्फ का गलनांक किसने दे रखा है, 273.16 केल्विन में, ठीक है। और यहाँ पे इसने स्टार मार्कर लगा रखा है, यानी तापमान के अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन है, ठीक है। जो इसकी एसआई मात्रक है वो क्या है, केल्विन है। और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है हमारा, 273 केल्विन होता है, ठीक है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्ण बनाकर इसको 273 केल्विन मान लेते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए। अभी हमको अगर डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो हम उसमें से क्या कर लेंगे, 273 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा, ठीक है। और सेल्सियस से अगर हमको केल्विन में बदलना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे, ठीक है। और
इसके बाद हम देखते हैं कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा जो है हमारी उड़ जाती है। और यहाँ पे एक अच्छा हमको ये डायग्राम दे रखा है। ठोस अवस्था, अगर हम इसको ऊष्मा यानी इसको गर्म करेंगे तो कहाँ बदल जाएगी? द्रव अवस्था में। ठीक है, ये यहाँ से एरो देखा है। और द्रव अवस्था, इसको हम फिर गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगी। लेकिन अगर गैस है, इसको हम ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में आ जाएगा, वापस आ रहा है अब। और अगर द्रव अवस्था को हम फिर से ठंडा करेंगे तो कहाँ चले जाएगा? ठोस अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, और तो हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ये हमारा निष्कर्ष निकला। तो यहाँ पे वीडियो हो गई है बहुत लंबी। यहाँ से आगे हम देखते हैं क्या है। यहाँ से आगे है हमारा दाब परिवर्तन का प्रभाव। इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। जो हमारी एनसीईआरटी की पार्ट सीरीज चल रही है, इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे कि दाब परिवर्तन का जो प्रभाव होता है, उसका जो प्रभाव होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।